Do you want to know? ओके तो बच्चा लोग लास्ट टाइम हमने आपके सॉल्यूशन के रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़े थे। सॉल्युबिलिटी, कॉन्सेंट्रेशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वो कुछ टर्म्स थे जो कि सॉल्यूशन से रिलेटेड थे, सब डेफिनेशन। अब आज हम पढ़ने वाले हैं सेपरेशन सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब भाई अभी तक हमने क्या देखा था, चीजों को मिक्स करने की बात की थी। भाई मिक्स करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा, दिखेगा, नहीं दिखेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अब अगर मेरे पास कोई चीजें मिक्स्ड है, अब मुझे उन्हें अलग करना है, तो आज से हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे चीजों को अलग किया जाता है। अब बच्चा लोग एक चीज ध्यान रखना कि सेपरेशन डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूट। भाई जिसको आपको अलग करना है, जिस सॉल्यूट को अलग करना है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके डिपेंडिंग हम सेपरेशन मेथड यूज करते हैं। सबसे पहली सेपरेशन मेथड आती है फिजिकल मेथड। भाई फिजिकल मेथड में हम क्या क्या करते हैं? सबसे पहला तो क्या है, विनोविंग, हैंड पिकिंग, विनोविंग, हैंड पिकिंग। अब ये विनोविंग क्या होता है या हैंड पिकिंग क्या होता है? भाई आपके घर में जब गेहूं आते हैं, चावल आते हैं, तो मम्मी क्या करती है, सबसे पहले उसे अलग करते हैं, है ना। एक बड़े से प्लेट में गेहूं लेंगे, उसे अलग करेंगे, फिर जो कचरा होगा उसको पकड़ के ऐसे फेंक देंगे, इसे पकड़ के फेंक देंगे। हैंड पिकिंग, सॉरी ये हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब अपने हाथों से उठा उठा के एक एक चीज को अलग करना। सो ये मेथड किस पर डिपेंड है? ये फिजिकल मेथड के लिए क्या प्रॉपर्टीज हो गई कि भाई इट कैन सेपरेट द मिक्सचर नॉट द कंपाउंड। भाई ये मिक्सचर को अलग कर सकता है बट कंपाउंड को नहीं। भाई मिक्सचर मतलब जो सिर्फ मिले हुए हैं, मिक्स नहीं हुए हैं, केमिकली रिएक्ट नहीं हुए हैं, उनको ये अलग कर सकता है। हैंड पिकिंग, विनोविंग। भाई विनोविंग का क्या होता है? विनोविंग मतलब ऐसा हवा मार के, पता है कि गेहूं छानती है तो प्लेट के कोने में थोड़ी सी मिट्टी आ जाती है, तो हम ऐसे फूंक मारते हो, है ना। फूंक मार के हम क्या करते हैं, वो जो गंदी डस्ट है उसको हटा देते हैं। तो हमने वहां पे क्या किया, दो ऐसे सॉलिड को अलग किया जो आपस में मिले हुए नहीं थे, सिर्फ पड़े हुए थे, साथ में पड़े हुए थे, एक दूसरे से मिले हुए नहीं थे। तो विनोविंग मतलब ऐसे हवा मार के, हवा की मदद से अलग करना। फिर भाई एक आता है सीविंग। सीविंग, भाई सीविंग का मतलब क्या होता है, वो छाननी नहीं होती है, एक ऐसा बड़ा सा गोल होता है और नीचे उसके झाली होती है, हम ऐसे छानते हैं, गेहूं छानते। जनरली वैकेशन समय के हर घर में से आवाज आती है गेहूं साफ करने की, है ना। भाई आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सीविंग मतलब क्या होता है, एक सर्कुलर चीज होती है और इसके यहाँ पे ऐसी जाली लगी होती है ना। हम उसको ऐसे साफ करते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सीविंग मतलब समझ आया? वो छाननी, छाननी बड़ी सी छाननी होती है, गुजराती में क्या कहते हैं उसको? हाँ कुछ कहते हैं, अब मुझे गुजराती वर्ड तो नहीं पता। हाँ जो भी है, जो इसने बोला भाई सेम टू सेम। ठीक है भाई, आप आई थिंक सब समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वो भी एक तरीका हो गया सीविंग। भाई अब ये देखो, इसमें क्या होगा कि जब पार्टिकल की साइज अलग अलग हो, देखो ये किस पे काम करेगा? वेट ऑफ पार्टिकल्स। देखो बच्चा, ये फिजिकल मेथड किस पे डिपेंड करती है कि भाई जब मिक्सचर हो, अब ठीक है, ये फिजिकल मेथड है। विनोविंग के लिए
वेट ऑफ सॉल्यूट, भाई हमें जिसको अलग करना है उसका वजन बहुत कम होता है तो उसको हम हवा मार के अलग कर सकते हैं। सो अगर आपसे कोई पूछे कि विनोविंग जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे यूज होती है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, भाई वेट ऑफ सॉल्यूट बहुत कम होता है तो इजीली हवा की मदद से वो उड़ जाता है। हैंड पिकिंग, भाई हैंड पिकिंग में क्या होता है, शेप एंड कलर ऑफ सॉल्यूट, भाई वही तो होता है, देखो ना कंकर आ गया, गेहूं या चावल छानते छानते बीच में कंकर आ गया तो मम्मी ने क्या, मम्मी कैसे पहचानती है या हम कैसे पहचानते हैं कि वो कंकर है, भाई उसका कलर कुछ और होगा, उसका शेप कुछ और होगा, समझ रहे ना। आज चावल जो शेप के होते हैं वही शेप के कंकर नहीं होंगे, कुछ अलग शेप के होंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमको डाउटफुल जाता है उसको पकड़ के हटा देते हैं। अब सीविंग, भाई सीविंग किस पे काम करेगा, साइज ऑफ सॉल्यूट, भाई जो छोटी साइज वाले हैं उनको वो निकाल देगा डिपेंडिंग, ओके भाई इस पे भी डिपेंड करता है कि ये कितने मोटे हैं कितने पतले हैं, तो ये छोटी साइज वालों को हटा देगा, बड़ी साइज वाले को रख देगा, तो ये किस पर डिपेंड है, साइज ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अभी फिजिकल मेथड खत्म नहीं हुई है, अभी एक और फिजिकल मेथड है जिसे हम कहते हैं फिल्टरेशन। बच्चा लोग अगर मैं चाय की बात करूं, जब हम चाय बनाते हैं तो अंदर शक्कर तो घुल जाती है लेकिन चाय पत्ती नहीं घुलती है। चाय पत्ती हो गई, अदरक हो गया, इलायची हो गई, ये हम सब चीज़ें चाय में डालते हैं, ये घुलती नहीं, ये डिसॉल्व नहीं होती है। अब उसको मैं ऐसे अलग कर सकता हूँ विनोविंग से, हवा मारे होगा ही नहीं। क्या हैंड पिकिंग से अलग कर सकता हूँ, अरे बाप रे, अरे हैंड पिकिंग करूँगा तो पूरे हाथ चाय चाय वाले हो जाएंगे, गंदा छी। सीविंग, भाई अगर मैं सीविंग से चाय साफ करूँगा तो चाय ही पूरी बर्बाद हो जाएगी, फिर पियोगे क्या। इमेजिन करो, पता है एक दिन ऐसा ही हुआ था, भाई मैं है ना हिरल के घर पे गया, हिरल को चाय बनाने को मैंने बोला बेटा एक कप चाय पिला दे। हिरल चाय तो लेके आई लेकिन उसमें ना चाय पत्ती रह गई थी, मैंने कहा बेटा छान दे, तो वो हिरल ये छानी लेके आ गई, सीविंग लेके आ गई, बोले ऐसा डाल दो इसमें। अब मैंने डाल दिया, फिर क्या हुआ, इसमें गिर गई। बोला सर देखो चाय साफ हो गई, मैंने कहा चाय तो साफ हो गई लेकिन पी नहीं पाया, उसका क्या। भाई इसका मतलब ये तरीके जो है चाय जैसी चीज़ को तो काम नहीं आएगा, तो वहाँ पे क्या काम आता है, फिल्टरेशन। भाई चाय छाननी कहते हैं ना हम लोग क्या करते हैं, देखो सीधी सी बात है, एक बीकर लिया जाएगा, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एक छाननी रख देंगे, इसको हम कहते हैं फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर, भाई हमारी जो चाय छानने की जो झाली होती है, इट इज अ काइंड ऑफ फिल्टर पेपर। फिर हम क्या करेंगे, भाई हम किसी बीकर में से चाय, ठीक है, चाय हो गया या कोई भी लिक्विड हो गया, उसको इसके ऊपर डालेंगे। अच्छा लग रहा है। अब क्या होगा, जो लिक्विड है वो तो यहाँ से गिरेगा और यहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है। अब जो चाय पत्ती जैसी जो है, जो हमको अनवांटेड है, जो हमको चाहिए ही नहीं, वो यहीं पे रह जाएंगे। तो बच्चा फिल्टर पेपर पे जो पार्टिकल्स आ गए, जो बच गए, उन्हें हम कहते हैं रेसिड्यू। उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यू, बचा कुचा। रेसिड्यू का मतलब बचा कुचा। और ये जो साफ होके नीचे आ गया, उसे हम कहते हैं फिल्टरेट। क्या बोलेंगे उसे हम, फिल्टरेट। ठीक है, जो नीचे आ गया उसको फिल्टरेट बोलेंगे और जो ऊपर बच गया उसको हम बोलेंगे रेसिड्यू। तो भाई बहुत सिंपल सी मेथड है, आप सबके घर में यूज होती ही होगी। समझ आ रहा है बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा बच्चा लोग, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देना, भाई फिल्टरेशन किस चीज पे काम करती है, भाई ये उन चीजों को अलग करेगी, इट कैन सेपरेट द पार्टिकल्स दैट इट कैन सेपरेट द सॉलिड पार्टिकल्स, इट कैन सेपरेट द सॉलिड पार्टिकल्स that are
इनसॉल्यूबल। भाई ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स को ये अलग कर सकता है जो कि लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो सकता हो। इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल का मतलब घुल नहीं सकता, एज इट इज बस पड़ा रहेगा। उनको अलग करने के लिए ये प्रोसेस काम आती है, फिल्टरेशन प्रोसेस। तो बच्चा लोग अभी तक हमने जितनी मेथड देखी वो फिजिकल मेथड थी, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं केमिकल मेथड। भाई देखिए अभी तक फिजिकल मेथड में क्या होता है कि जब चीजें मिक्स हुई है, देखो कोई भी फिजिकल मेथड हो वो मिक्सचर को अलग करती है, कंपाउंड को नहीं। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा चीजें केमिकली एक दूसरे से रिएक्ट कर जाए, तो उसके लिए हमको केमिकल मेथड यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इवापोरेशन। भाई सिंपल इवापोरेशन। भाई इवापोरेशन का मतलब आप हर किसी को पता है, किसी भी लिक्विड को गर्म करना, गर्म करने से उसमें क्या होगा, इवापोरेट होगा, वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। अब देखो ऐसा क्यों किया जाता है, यहाँ पे इवापोरेशन क्यों यूज किया जाता है। ये जो मेथड है ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कौन से कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। तो भाई इट इज बेस्ड, एक मिनट भाई हमारी मार्कर, ओहो तो भाई इट इज बेस्ड ऑन the fact that liquid evaporates easily than solid। अब चलो हम सबको पता है कि जो लिक्विड होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में इजीली इवापोरेट हो जाता है। भाई जैसे मान लो सपोज तो देखो आपको पता ही होगा कि जो खारा पानी होता है जो समुद्र में से मिलता है उसमें से नमक हम निकालते हैं। नमक निकालने के लिए क्या प्रोसेस यूज करते हैं, भाई वो जो पानी है उसको धूप में रख देते हैं, पहले इवापोरेट करते हैं बाद में धूप में रख देते हैं। क्यों, ताकि पानी सूख जाए और जो नमक है वो एज इट इज रह जाए। भाई इवापोरेशन करने से क्या होगा, लिक्विड जो है, पानी जो है वो इजीली बहुत जल्दी इवापोरेट हो सकता है सॉलिड के कंपैरिजन में। समझ आ रहा है। दूसरी चीज अब देखो इवापोरेशन का मेन काम यही होता है कि ये it is used to separate the dissolved liquid or solid। भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि इवापोरेशन से सिर्फ हम सॉलिड और लिक्विड को अलग कर सकते नहीं। भाई हाँ मैं ये कहता कि इवापोरेशन से जरूरी नहीं है कि सिर्फ सॉलिड को ही अलग किया जाए, लिक्विड को भी अलग किया जा सकता है। कैसे, भाई अगर दो लिक्विड है जिसमें से एक का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है। एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल के तौर पे भाई सपोज करो कि मैं वाटर ले लेता हूँ और पानी के अंदर, भाई पानी के अंदर मैं चूने का पानी होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका लिक्विड फॉर्म डाल देता हूँ। भाई जो चूना लगाते हैं ना, चूना वो उसका लिक्विड गाढ़ा, या एक काम होता, चलो ये भी जान दो भाई आपने चाशनी तो पता है ना, चाशनी का नाम सुना होगा, खट्टी मीठी चाशनी। भाई जो रसगुल्ले में आता है, गुलाब जामुन में आता है, आहा मुंह में पानी आ गया। भाई मैं क्या करता हूँ, पानी के अंदर वो डाल देता हूँ, चाशनी डाल देता हूँ। क्या डाल दिया मैंने, चाशनी। चाशनी सही है, सही गलत भी तो क्या फर्क पड़ता है। भाई चाशनी डाल दूंगा, अब मैं इसको इवापोरेट कर रहा हूँ। अच्छा इवापोरेट करने पे क्या होगा, भाई चाशनी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है पानी के कंपैरिजन में। चाशनी कितनी गाढ़ी होती है, शुगर मिली हुई होती है उसमें, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। अब होगा क्या, ये पानी इवापोरेट हो जाएगा और चाशनी नीचे के नीचे रहेगी। ठीक है, तो भाई इवापोरेशन तभी काम आएगा जब दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस।
जैसे मान लो पानी का बॉयल होता है 100 डिग्री पे और चाशनी होती होगी तकरीबन 250 पे, 200 पे, 250 पे, ऐसे टेम्परेचर पे वो लिक्विड बनती होगी। तो जब डिफरेंस ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट का, तब मैं इवापोरेशन यूज़ कर सकता हूँ दो लिक्विड को अलग करने के लिए। एक और एग्जांपल, सॉलिड का एग्जांपल जो आपके बुक में दिया हुआ है, डाई एंड वाटर। अब बच्चा लोग जो कलर आता है ना इंक, आप जो ये इंक यूज करते हैं ना, इसके लिए डाई आते हैं और डाई जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब उसको जब मैं पानी के साथ मिला दूंगा तो ये इंक बन जाते हैं। अब मिक्स हो गए, इंक बन गई। जैसे भाई मान लो देखो ये मेरे पास बोतल है, ये ब्लैक इंक है। अब मुझे इसमें से ब्लैक डाई जो ब्लैक पार्टिकल्स है उसको अलग निकालना है। मैं क्या करूँ, भाई बच्चा लोग मैं क्या करूँगा, ये जो इंक है ना मैं उसको इधर ले लूँगा, ये क्या है इंक, और भाई मैं फिर इसको नीचे से गर्म करने लग जाऊंगा। इसको गर्म करूंगा, गर्म करने से क्या होगा, जो पानी है, पानी और इंक दोनों इवापोरेट होगा। लेकिन पानी क्या करेगा, पानी पहले इवापोरेट होगा। अब हमने क्या रख दिया है भाई, हमने ना यहाँ पे ऊपर एक फिल्टरेट रख दिया है, एक फिल्टर पेपर, हमने यहाँ पे एक फिल्टर पेपर रख दिया है। ये फिल्टर पेपर मतलब आपकी चाय छाननी नहीं भाई, ये एक मार्केट में आता है एक अलग तरह का सा फिल्टरेट जो कुछ चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब जैसे ही ये इवापोरेट होगा, ठीक है, वाटर तो इवापोरेट होके निकल जाएगा, वाटर इवापोरेट होके बाहर निकल जाएगा, गैस है। लेकिन जो इंक है ना, जो इंक है वो इंक थोड़ी सी यहाँ रहेगी और थोड़ी सी इंक हमको यहाँ मिल जाएगी। ऑब्वियसली वो ब्लैक ब्लैक कलर हो जाएगा, फिर उसके ऊपर से हम पार्टिकल को अलग निकाल सकते हैं। मतलब हमने क्या किया कि जो पार्टिकल्स है, देखो अब इंक और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस नहीं है, तो होगा क्या कि वाटर तो इवापोरेट होकर बाहर निकल गया, थोड़ी बहुत जो इंक इवापोरेट हुई वो इधर ये फिल्टर पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी के पार्टिकल्स बन के यहाँ नीचे बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से इवापोरेशन की मदद से हम किसी लिक्विड सॉलिड या लिक्विड लिक्विड को अलग कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि भाई उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही है इवापोरेशन पे। अब नेक्स्ट प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये बच्चा मैं फिगर वगैरह हटा देता हूँ। नेक्स्ट प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन। भाई क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वो भी इवापोरेशन जैसा ही होता है, कभी हो जाता है। इवापोरेशन में हम क्या करते हैं, लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, सेम वही चीज क्रिस्टलाइजेशन में भी करेंगे। तो भाई क्रिस्टलाइजेशन और इसमें फर्क क्या होगा, भाई क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, देखो इवापोरेशन करके तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो लिक्विड है उसको छोड़ देंगे, बाकी जो बच गया वो मिल गया भाई। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में थोड़ी चीज अलग होती है, पहले इवापोरेशन किया जाएगा और उसको तुरंत ही ठंडा कर दिया जाएगा। पहले क्या करते हैं, इवापोरेट करते हैं, और जैसे इवापोरेट हो जाएगा तुरंत ही उसको कंडेंस कर देंगे। क्या कर देंगे, कंडेंस, यानी कूल कर देंगे, ठंडा। और भाई ऐसे करने से भाई आप किसी भी गर्म चीज को जब तुरंत ठंडा करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स का मतलब होता है पार्टिकल। भाई आपको प्योर पार्टिकल मिल जाएगा। भाई जैसे कि सपोज करो, देखो ये प्रोसेस होती है एग्जैक्टली नमक बनाने के लिए। नमक में से हमने इवापोरेट कर दिया, अब उसको वापस ठंडा भी कर देते हैं, तो मुझे नमक के पार्टिकल्स मिले। नमक के पार्टिकल जो आप खाते हो, देखते हो ना, इट इज नथिंग बट द सॉल्ट क्रिस्टल्स। ठीक है, तो इसीलिए इसको नाम दे दिया गया क्रिस्टलाइजेशन। अब होता क्या है, इसमें कैसे किया जाएगा, प्रोसेस कैसे की जाएगी, देखो भाई सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम एक किसी भी सॉल्यूशन को एक बीकर में लेंगे। सॉल्यूशन इज टेकन इन बीकर and filtered to remove
इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। भाई ऐसी चीजों को हटाने के लिए जो सॉल्युबल नहीं है, भाई जैसे कि देखो, तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स थे, इनसॉल्युबल का मतलब क्या होता है बेटा, जो डिसॉल्व ना हो सके, जो डिसॉल्व ना हो सके, ठीक है। अब उस सॉल्यूशन को ले लिया, अब उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया जाएगा, थोड़ा सा, a little amount of water is added to the solution। फिर पानी डालने के बाद उसको जेंटली गर्म किया जाएगा। इट इज हीटेड जेंटली। भाई देखो, जेंटली का मतलब होता है धीमे धीमे गर्म किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एकदम से उसको बड़ी सी आग में लगा दिया, एकदम से ज़्यादा हीट दे दी, नहीं, धीमे 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 उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आने पे, वो बॉयल हो उससे पहले ही, वो बॉयल नहीं होगा उसके पहले ही हम क्या करेंगे, हीटिंग करना बंद कर देंगे और उसको कंडेंस कर देंगे। कंडेंस कैसे करेंगे भाई, अब किसी भी, देखो, इट इज देन पास्ड थ्रू द पाइप्स सराउंडेड बाय कोल्ड वाटर। भाई उसको एक पाइप में से पास करेंगे जो कि जिसके आजू बाजू ठंडा पानी होगा। भाई देखो कैसे, सपोज करो कि ये यहाँ पे हमने ले लिया हमारा सॉल्यूशन, इसको हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, गर्म करने के बाद यहाँ पे समझ लो कि कोई दरवाजा जैसा होगा, उसको हम ओपन कर देंगे और यहाँ पे पाइप कनेक्टेड होगी, ठीक है। और इसके आजू बाजू ठंडा पानी रखा होगा, क्यों, जैसे ही यहाँ पे आएगा ये कंडेंस हो जाएगा। अब कंडेंस होने से इसके अंदर पार्टिकल्स बन जाएंगे। गर्म चीज को एकदम से ठंडा करते हैं तो वो पार्टिकल्स बन जाते हैं। भाई आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हम जब घर पे सूप बनाते हैं, आपकी मम्मी ने कभी सूप बनाया होगा, तो आपकी मम्मी बोलती हो कि बेटा सूप को हिलाते रहना चाहिए, क्यों, अगर हिलाना बंद कर दोगे तो उसमें गट्टे बन जाते हैं। होता क्या है कि आप गरम कर रहे हो, गरम कर रहे हो, गरम कर रहे हो, लेकिन वो सूप के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती है कि अगर उसका थोड़ा सा भी टेम्परेचर कम होगा, थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर कम हो गया तो वहाँ पे पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। कभी ट्राई नहीं किया तो ट्राई कर लेना एक बार घर पे सूप बना के, भले पूरा मत बनाना, हॉट एंड सोर का जो मिलता है ना बाहर, नोर का सूप, वो ले आना, अच्छे से बनाना, स्वाद अच्छा लगे तो मेरे नंबर पे फ़ोन कर देना, मैं भी आ जाऊँगा। इसका मतलब भाई उसमें गट्टे नहीं बनने देते, क्यों, बिकॉज टेम्परेचर कहीं भी अगर मान लो थोड़ा सा भी कम हो गया, पार्टिकल बन जाते हैं। सो वही चीज़ यहाँ पे होगा। अब भाई इसमें पार्टिकल और लिक्विड दोनों होगा। देखो इसके अंदर जो आपको मिला, इसके अंदर जो आपको मिला, उसके अंदर पार्टिकल्स और लिक्विड दोनों होगा, तो फिर उसको सिंपली फिल्टर कर दिया जाता है। फिल्टर करने से जो लिक्विड है वो अलग और पार्टिकल्स अलग। तो ये जो प्रोसेस है कि पहले गर्म करके उसको फिर ठंडा करना, उससे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो भाई आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहले तो फिजिकल मेथड पढ़ी, विनोविंग, हैंड पिकिंग, सीविंग और उसके बाद फिल्टरेशन। फिर केमिकल मेथड में हमने पढ़ा इवापोरेशन और एक क्रिस्टलाइजेशन। अब एक और मेथड है जो इसके रिलेटेड ही है, उसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलेंगे उसे हम, क्रोमेटोग्राफी। अब चलो, क्रोमेटोग्राफी सेम टू सेम इवापोरेशन जैसा ही होती है, बस फर्क क्या होता है कि उसमें हम सिर्फ दो अलग अलग कलर अगर मिक्स हो गए हैं तो उसको अलग कर सकते हैं। देखो क्रोमेटोग्राफी और इवापोरेशन सेम है, लेकिन इवापोरेशन में हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड में से अलग करने के लिए करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो, डिफरेंस ज़्यादा हो। और क्रोमेटोग्राफी में हम सिर्फ कलर को अलग करते हैं। कौन से कलर को, इंक वाले। अब भाई हमने इवापोरेशन में क्या देखा था कि एक इंक और पानी मिक्स हो गई है, लेकिन अगर मान लो मैं एक ब्लू इंक लाता हूँ, एक ग्रीन कलर की इंक लाता हूँ और उसको मिक्स कर देता हूँ, तो जब दो कलर वाली इंक को अलग करना है तो सीधी सी बात है बेटा, उसका बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो तो ज़्यादा होगा ही नहीं, डिफरेंस होगा
ब्लू और ग्रीन कलर के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तो होगा नहीं, तो इवापोरेशन मेथड वहाँ पे फेल हो जाएगी। इसीलिए वहाँ पे क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज़ किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी में क्या किया जाएगा भाई, एक बीकर लिया जाता है फनल जैसा, ठीक है, इसमें इंक डाल दी यहाँ पे। अब जैसे मैं इसको गर्म करूंगा, यहाँ पे अगेन एक फिल्टर पेपर लिया जाएगा, फिल्टर पेपर। अब इसमें क्या होगा भाई, जो इंक का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो बॉयल होना शुरू हो जाएगी और वो इंक आ जाएगी ऊपर, तो वो हम यहाँ पे ले लेंगे। भाई ये फिल्टर पेपर जो है इंक को एब्जॉर्ब कर सकता है, ये पेपर ही ऐसा होता है, ये आपके स्टेशनरी में मिल जाएगा अगर आप चाहो तो वो कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब बाकी का क्या होगा भाई, दूसरी इंक आवे उससे पहले हम ये गर्म करना बंद कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर और भी थोड़ा सिस्टम होता है, एक सेंसर लगा होता है जो टेम्परेचर को सेंस कर लेता है। भाई जैसे ही टेम्परेचर लिमिट के बाहर जाएगा, लिमिट के बाहर का मतलब है कि दूसरे इंक को इवापोरेट करना शुरू करेगा, उससे पहले हम उसको बंद कर देंगे। तो क्या हुआ, एक इंक जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो तो एकदम से वहां आ गई, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई, और नीचे क्या रहेगा, दूसरी कलर की इंक। तो कलर को अलग करना है तो इवापोरेशन, सॉरी क्रोमेटोग्राफी, सॉरी माय मिस्टेक। अगर अलग कोई कलर मिक्स हो गए हैं और उसको अलग करना है तो उसके लिए क्रोमेटोग्राफी। कोई दूसरा लिक्विड या सॉलिड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा है तो उसके लिए इवापोरेशन। और अगर मुझे क्रिस्टल्स बनाने हैं, गर्म करके तुरंत ठंडा करना है तो उसके लिए क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये तीनों ही मेथड एक दूसरे से रिलेटेड, एक जैसी थी, इसलिए आज हमने सबसे पहले इन तीन मेथड को पढ़ा। समझ आया बच्चा लोग?